ज़रूरत वहाँ जाने की ज़रूरत इतनी नहीं थी कि सदर पाकिस्तान एक टैंकों की अमेरिकन टैंकों की वहाँ पर एक एक्सरसाइज थी। क्यों ज़बरदस्ती बुलाया गया उनको वहाँ पे, किसने 16 मरतबा कॉलें की उनको बुलाने के लिए। असलम खटक साहब थे उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर। उन्होंने उनकी शहादत के बाद ही मुझे बताया कि उन्होंने बड़े वाज़े तौर पर जनरल साहब को काबीना की मीटिंग में भी और वैसे भी लिख के तो नहीं दिया था, लेकिन वैसे भी बताया था उनको कि आपकी जान को ख़तरा है। कुछ इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स ऐसी थी। ISI ने भी उस वक्त के DG ने भी उनको इस बात बावर करवाया था कि आप ट्रैवल ना करें कुछ 1, 2, 3 माह के लिए, ख़ास तौर पर जहाज़ में ट्रैवल ना करें आप। कुछ एक फ़ैसले उन्होंने किए थे जिसकी वजह से कुछ चीज़ें एक्सेलरेट हो गई। एक तो उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि 26 जुलाई को गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब को वज़ीर आज़म बनाया जा रहा था इंटरम पाकिस्तान का। उनकी 17 तारीख की शाम को ही जब उन्होंने वापस आना था भावलपुर से, तो उनकी मीटिंग थी जिसमें उन्होंने उनको बताना था कि आपने 26 तारीख को हलफ लेना है। और 26 तारीख को ही वो आर्मी वाइस चीफ आर्मी स्टाफ को भी चेंज करने लगे थे। यानी मिर्ज़ा असलम बेग को चेयरमैन जॉइंट चीफ बनाकर सुनने में ये आया था, तो वो जनरल अफजल जो साथ ही शहीद हो गए थे उनको उन्होंने बनाना था वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये बातें 1-2 लोगों को के इलम में थी, कुछ ISI में थे, कुछ और उनके साथी होंगे 1-2 जिनको मालूम होगा। जब ये बात बाहर निकली कि जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान उस वक्त थे चेयरमैन जॉइंट चीफ, तो फिर जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान को जाकर ये बताया गया कि किसी ने, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि ज़रूरत नहीं है, फ़ायदा भी नहीं है, कि आप ज़रूर जाएं इस जहाज़ में। हालांकि जिन्होंने जनरल ज़ियाउल हक को कन्विंस किया, जो GOC थे वहाँ फर्स्ट आर्मर डेव में, उन्होंने ये बात की कि मैंने पहले से ही चेयरमैन जॉइंट चीफ को बुलाया हुआ था। मेरे अपना तज्जिया ये है कि उनको जाके ये बताया गया कि जी इस तरह हो रहा है, तो आप जनरल साहब से बात करें, ये बेहतरीन मौका होगा, जहाज़ में आप साथ बैठे होंगे तो बात कर लें। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी तब्दील हो रहा था, जिसकी वजह से फिर जनरल बेग थोड़ा सा एक्साइटेड हो गए, मामला थोड़े से एक्सेलरेट हो गए, जो बाद में होने थे शायद पहले हो गए। उनका इरादा था टेक ओवर करने का। उसकी रास्ते में जनरल एयर मार्शल हकीमुल्लाह और जनरल फजल हक ने हाथ पकड़कर जनरल गुलाम इसहाक साहब को चेयर करने के लिए कहा, जो यहाँ प्रेसिडेंसी के अंदर मीटिंग हुई जिसमें ये फैसला किया गया। बाकी फैसले किए गए कि गुलाम इसहाक खान सदर होंगे और ये जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाएगा बेग साहब। सिक्योरिटी के बारे में भी बड़ा लैक था वहाँ सिक्योरिटी का। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, वो कहते जी ब्लू बुक के बारे में, जब प्रेसिडेंट है उनकी पुलिस की सिक्योरिटी करती है, लेकिन एक फ़ौजी आप एक्सरसाइज पे जा रहे, तो फ़ौज की जिम्मेदारी थी। जहाज़ एयरफोर्स का था, वहाँ पर फ़ौजी थे जिन्होंने ये सारा मामलात करने थे। तो बहरहाल लैग तो था ना वहाँ पर किसी तरह से, तो वो दरवाज़ा ख़राब हो गया जहाज़ का। उस जहाज़ को बजाय उतारने के बाद मुल्तान ले जाकर खड़ा करना, उसको वहीं खड़ा रखा क्योंकि वो एयरपोर्ट बहुत छोटा है। फिर उसका दरवाज़ा ख़राब हो गया, उसको ठीक करने के बहाने लोगों को अंदर भिजवाया गया। फिर वहाँ पर नर्व गैस फिट की गई, आम की पेटियाँ वहाँ पर पहुँची, कोई चेकिंग वेकिंग नहीं हुई उसकी, मतलब कि किस तरह वहाँ पर पहुँच गई। वो बहुत सी चीज़ें ऐसी जिन पे सवाल बनता। केमिकल एनालिसिस जो जहाज़ का करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है, जिसको अयान नहीं किया गया, उसके अंदर ये बात वाज़े तौर पे थी कि केमिकल उसके अंदर जो थे, फॉस्फोरस वगैरह का कंटेंट जो था, एंटीमनी जो थी, वो जो जहाज़ के अंदर उसके अंदर होती है उससे ज़्यादा थी। इसका मतलब है कि वो सैबोटाज हुआ। तीन कमीशन बने। जब हमने शोर किया तो उस वक्त वो बने। बंदयाल कमीशन बना, शुजात कमीशन बना, शफी रहमान कमीशन बना। उनकी रिकमेंडेशंस आज तक कौम के सामने नहीं है। प्रेशर इतना था कि इसको कवर अप करने के लिए ख़ास तौर पर अमेरिका से इतना प्रेशर था कि FBI की टीम, जो कि उनकी ब्लू बुक के मुताबिक, उनके कानून और ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक
जहाँ भी कोई अमेरिकी सरकारी अफसर जहाँ बहक होगा किसी हादसे में 72 घंटे के अंदर FBI जो है वो इतना ही टाइम लेगी जितना जहाज़ में बैठकर वहाँ पहुँचने का है कि वहाँ उनको जाना चाहिए वहाँ पर। लेकिन नहीं आए यहाँ पर। 10 महीने के बाद वो टीम आई, हमारे साथ झगड़ा किया। उन्होंने जो सफ़ीर थे अमेरिका के, कांग्रेस के आगे एक हेयरिंग में पेश हुए, उनसे पूछा गया कि क्यों नहीं FBI गई, क्या वजूहत थी वगैरह वगैरह। तो उन्होंने उनसे पूछा किसने रोका इसको, तो उन्होंने कहा इसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस वक्त जो थे जॉर्ज शुल्ट्ज़ थे कि उन्होंने इसको वीटो किया था, नहीं जाने दिया। और खदशात ये थे उस वक्त कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के अंदर किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन पे या शख्स की तरफ उंगली उठ जाए कि यहाँ सिविल वॉर हो जाए, तो यहाँ पे अमन रखने के लिए उन्होंने इसको रोका। जस्टिस शफीर रहमान कमीशन में मैं ख़ुद पेश हुआ था, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। एक जज थे, उस पर जस्टिस सज्जाद नाम था, सिंध से उनका ताल्लुक़ था। वो बाद में फ़ौत हो गए। फ़ौत होने से पहले उनकी मेरी मुलाकात हुई। 2-3 बातें उन्होंने बड़ी अजीब-व-गरीब मुझे बताई। उन्होंने कहा जी एक तो जो एयरफोर्स का जहाज़ का वहाँ जो डबरी थी, जो उसका जो चीज़ें बची हुई थी, वो मुल्तान के हैंगर में पड़ी थी। तो इसी इंक्वायरी के दौरान उन्होंने एयरफोर्स से रिक्वेस्ट की कि हम आना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है आ जाएँ। तो ये 2-3 दिन, बीच में 2 दिन थे मेरे ख्याल में। तो जब वो वहाँ पर गए, उन्होंने कहा जी यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। फिर उन्होंने उस रिपोर्ट के अंदर, वो एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी, रिकमेंडेशंस देनी थी उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन में कहा कि इसकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो आज तक नहीं करी। मैं 29 जुलाई को पाकिस्तान से बाहर था। मैं कनाडा में था उन दिनों में अपने बच्चों के साथ, जहाँ मैं ख़बर मिली थी। हम 19 तारीख को यहाँ पहुँचे थे, जनाजे से एक दिन पहले। लेकिन मेरी वालदा, मेरी बहनें, अनवार साहब छोटे भाई मेरे, वो यहाँ मौजूद थे। बल्कि उसने भी जाना था साथ उस दिन, क्योंकि वो अमूमन जब फारग होता था तो जनरल साहब कहीं जा रहे होते थे, कहते मैं भी साथ जाऊँगा। तो मतलब ऐसी दिन गुजारने के लिए या वैसे देखने के लिए। तो सुबह जब वो जाने लगे तो उनका सूफ़ी साहब जो उनके साथ बैटमैन था, जो शहीद हुआ इसी जहाज़ में, उससे पूछा भाई वो अनवार साहब तैयार हो गए कि नहीं हो गए। तो उसने कहा जी वो सोए हुए। तो उन्होंने दरवाज़ा खोल के देखा सोया हुआ। तो उन्होंने कहा छोड़ो यार, इसको सोता रहने दो, बस ज़िंदगी थी उसकी। तो वो नहीं गया साथ। बाकी मेरी वालदा के साथ तो जो हमें उन्होंने बताया कि नॉर्मली बातचीत रही, कोई ऐसी बात नहीं की उन्होंने जिससे कि लगे कि भाई ऐसी कोई वजूहत हैं। लेकिन कुछ चीज़ें उनको इल्म में थी। जब मैं भी जा रहा था बाहर तो मेरे साथ ही बैठ कर उन्होंने कुछ थोड़ा टाइम गुजारा और कुछ चीज़ों के बारे में ज़िक्र किया कि भाई ऐसे है, ये ऐसे, ये ऐसे, जैसे कि उन्हें कुछ इल्म हो कि भाई हाँ ऐसी चीज़ आ गई। जुलाई 1979 में, अभी रूस अंदर आया नहीं था, 6 महीने पहले उन्होंने जिमी कार्टर को, जो उस वक्त के सदर थे, एक ख़त लिखा और उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया कि अगर आप लोग और हम लोग खामोश बैठे रहेंगे तो मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से रूस ने वहाँ मामलात कर रहा है, ये आखिरकार रूस जो है वहाँ पर टेक ओवर करेगा इसको, अफ़गानिस्तान को, और फिर हमारे लिए भी ख़तरात होंगे। और उसकी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि वो वार्म वाटर्स ऑफ द गल्फ़ तक पहुँचे, यानी ग्वादर के पोर्ट पे बैठे, जहाँ से ओमान और सऊदी अरेबिया और ईरान और हर एक को वो कंट्रोल कर सकता था। उस ख़त का जवाब नहीं आया उनको। लेकिन जब रूस अफ़गानिस्तान के अंदर आ गया तो फिर अमेरिकी सदर ने अपने उस वक्त के सिक्योरिटी एडवाइज़र यानी ब्रेजिंस्की को भेजा पाकिस्तान। और ब्रेजिंस्की ने जनरल ज़ियाउल्लाह के साथ जो मीटिंग हुई उसके अंदर उन्होंने कहा कि हमें बड़ी तशवीश है कि ये जो हुआ है अफ़गानिस्तान के अंदर, और ये जो है पाकिस्तान को मजबूत किया जाए, पाकिस्तान को का दिफा को मजबूत किया जाए, ताकि ये रूस जहाँ भी गया आज तक कभी वापस नहीं गया। उस वक्त ये सारी उसकी गुफ्तगू सुन के जनरल ज़ियाउल्लाह ने सिर्फ एक ही बात कहा, उन्होंने कहा कि मिस्टर ब्रेजिंस्की, हमने डिसाइड कर लिया, वी हैव डिसाइडेड दैट वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट द अफगान ब्रदर्स, वी आर गोइंग टू पुश द सोवियट्स अक्रॉस रिवर आमू। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है, किसी की समझ में नहीं आई। पाकिस्तान में भी कुछ लोग घबराए हुए थे, डरे हुए थे। हमारा वज़ारत ख़ारजा बहुत खौफज़दा थी। सब ने आगे जनरल साहब कहा कि बड़ा ये तो रीछ के मुंह में हाथ डाल रहे हैं
और ये चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया, उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद गई, जिसको 124 ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा के सपोर्ट किया कि नॉन अलाइन कंट्री जिसको सब्जुगेट किया गया है, जिसको रूस ने, सोवियत यूनियन ने कब्ज़ा किया है, इसको छुड़वाने के लिए जो पाकिस्तान कर रहा है, हम सब पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अगर अफ़गानिस्तान में अमन हो जाता तो वो पाइपलाइन जो आज तक नहीं आ सकी सेंट्रल एशिया से, अगर वो यहाँ आ जाती तो चाइना का कितना फ़ायदा होना था, ईरान का कितना फ़ायदा होना था, पाकिस्तान का कितना फ़ायदा होना था। पहली बात तो ये थी। तो वो कोई नहीं चाहता था कि ये इस्लामिक ब्लॉक के बन जाए, हालांकि वो इस्लामिक ब्लॉक नहीं, इकनॉमिक ब्लॉक होना था।